टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। अवाम के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अवाम महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब IMF ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल महंगाई 9.2% तक जा सकती है, जबकि महंगाई की शरह 4.8% रहने का इम्कान है। हमारा सवाल है, IMF की पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की पेशगोई हुकूमत इन हालात से कैसे निपटेगी? इस पर बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा अजहर साहिबा और मुबशर बुखारी भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC तहरीक इंसाफ का दौर है, महंगाई ही महंगाई, आखिर अवाम करे तो करे क्या? सब्र करें और सब्र शुक्र से काम लें कि हवा मुफ्त मिल रही है। गैस तो दोबारा बढ़ने वाली है, बिजली दोबारा बढ़ने वाली है। अच्छा, जो आपने फिगर दिया है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो एक अंदाज़ा है, लेकिन ये दुगना भी हो सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन है वो 12 से 14% के दरमियान है इस वक्त, और आने वाला वक्त और भी ख़राब है। तो हुकूमत, काश मेरी ख्वाहिश है कि इस मौके पर ऑर्डर्स जारी करके महंगाई पर पाबंदी लगा दे, और एक और ऑर्डर्स जारी करे जिसके तहत कीमतें वहीं वापस जाएं जहां से इन्होंने शुरू किया था। तो ये मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ग्रेस के साथ काम करना होगा। ये देखना होगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं। गलतियां तो अब यार गली मोहल्ले में बात हो रही है कि गलतियां कहाँ हुई हैं, किस तरह हुई हैं। आपने पहले ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, यहाँ हम लोग बात भी करते रहे। सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई आपने किसान को जब पैसा दिया तो मालूम हुआ कि कितना फ़ायदा होता है, और पैसा नहीं दिया किसान को, आपने उसका मेहनताना दिया, उसकी किसान फसल की कीमत दी। फिर आपने वो फैसले नहीं किए, वाइटल डिसीजंस जो एनर्जी से मुताल्लिक थे। टर्मिनल आप नहीं लगा पाए इस दौरान, अब बनना शुरू हुआ है, पता नहीं कब मुकम्मल होगा। और दूसरी बात, ये कार्गो जो आपका आता है उसको आप सही तरह से डील नहीं कर पाए। पेट्रोलियम पर आपकी पॉलिसी नाकाम रही, आपकी फाइनेंस पॉलिसी नाकाम रही। तो नाकामियों को देखिए, इससे सीखने का एक होता है, इससे आप सीख सकते हैं। इससे आप सीखना चाहें तो सीखेंगे। आप सीखना भी नहीं चाह रहे, आप तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई है। पूरी दुनिया में अगर महंगाई है तो फिर मैं बात करूंगा कि पूरी दुनिया इस महंगाई को ऑफसेट करने के लिए, अपने आप ख़त्म करने के लिए इक़दाम भी करती है। उनको कुछ करती भी उनके साथ है, सब्सिडी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ करती है हुकूमतें। तो वो भी सीख लें, वो भी बता दें हमको आप कि वो उस बारे में आपने क्या किया। आपका एहसास प्रोग्राम और आपके लंगर खाने इस पे काम नहीं आएंगे। बड़ा आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होगा, आपको पॉलिसी चाहिए होगी। आपका फाइनेंस मिनिस्टर तो अभी तक एक कोई मुस्तकिल नहीं है, अभी उनको सेनेटर भी बनना है, अगर दोबारा आप उनको वजीर बनाएंगे। आपकी जो कंसिस्टेंसी है इन ब्यूरोक्रेसी वो मुकम्मल नहीं है, आपकी पॉलिसी मुकम्मल नहीं है, और फिर मैं वापस जाऊंगा कि आपकी रिफॉर्म्स नहीं हुई। ये नतीजा इसी बात का है कि हम देख लेंगे, आप नहीं देख पाए। अब पहले हम भी बात करते थे कि 2 साल बाद, 3 साल बाद मामला सही हो जाएंगे, लेकिन मामला सही नहीं हो पा रहा है। हाथ जिस तरह रेत निकलती है हाथ से, मुट्ठी से, इस तरह मामला निकल गए, और इनको ठीक करने के लिए बहुत संजीदा कोशिश करना पड़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनरल साहब। जिस तरह से NBC ने भी पॉइंट आउट किया कि जो प्रेडिक्शन IMF की जानिब से की गई है, जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स की, हालात उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्या वाकई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल खराब हो सकते हैं, क्योंकि असल चीज तो ये है कि आपकी इकोनॉमी की बुनियाद क्या दुरुस्त हुई या नहीं। उसमें आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा तो बोझ आपके ऊपर कर्जों का है। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं, नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। फिर डॉलर का रेट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से रुपी टर्म में कीमतें बहुत ऊपर चले गई। अगर आप पेट्रोल की कीमत अगर डॉलर रेट्स में लें तो वो उतनी बड़ी नहीं है जितना आपकी
डिवैल्यूएशन की वजह से रुपए के कदर में आके देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते तो उससे कुछ फर्क पड़ता। लेकिन जहां तक कर्जे का ताल्लुक है वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई भी अकेली पार्टी अगर फैसला करेगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। ये बड़ा लंबा चक्कर में हम फंस चुके हैं ऑलरेडी। इसकी जरूरत यही है कि तमाम पार्टी मिलके सख्त फैसले करें। कौम को बहुत बोझ उठाना होगा, तब जाके जान छूटेगी। कोई आंदा नस्लों को अगर हमने बचाना है इस महफूज होने से, तो उसके लिए कुछ सख्त फैसले इस जनरेशन को करने हैं। और ये जाके तब जाके आपकी 10-15 साल में जान छूटेगी। शायद 2 या 3 टेन्योर और पार्टियों के लगे या इन्हीं के लगे, किसी के लगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि कम से कम इन खतरात को भांपते हुए ये पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हो जाएं और बजाय अपने अपना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके तो फिर रहे हैं, कभी इलेक्शन और कभी कुछ, ये इस पे तवज्जो दें। ये ठीक होगी इकोनॉमी तो कोई हुकूमत कर सकेगा यहाँ पे, वरना तो ये रोना धोना रहेगा। अवाम आज रो रहे हैं, बिल्कुल कल भी रोएंगे। अगली पार्टी आके, अगर मैं इस बात पे मुझसे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगली कोई हुकूमत और आ जाए तो वो आके 19-20 के फर्क से ज्यादा को फर्क पैदा कर सके, बहुत मुश्किल। ये नहीं हो सकेगा। 19-20 हो सकता है आप कुछ मैनेजमेंट अपनी इंप्रूव करें, कुछ सप्लाई चेन बेहतर कर लें, उससे कुछ खाने पीने की चीजों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन ये आर्जी होगी चीज। स्टेबिलिटी आती तब जब इकोनॉमी के अंदर आपकी आमदन बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी इंडस्ट्री, उसमें इन्वेस्टमेंट हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आए, आपकी इनकम बढ़े, कर्जे उतरे और आप फिर को सब्सिडीज वगैरह भी दे सकें। और उसके अलावा बड़ी सीधी सी बात है कि जो आपके अदारे हैं नुकसान करते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ते जा रहे हैं, इनका भी फैसला करना है। हर दौर में, हर पार्टी के दौर में ये बढ़े हैं और आज बढ़ के यूं लग रहा है कि वो बिल्कुल आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। एक वक्त आ जाएगा जबकि ये हाथ पांव फूल जाएंगे, बैठ जाएंगे कि हम क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। तो सूरत हाल से बचने के लिए इन सबको सीरियसली इस पे काम करना चाहिए, बजाय अपने खेल तमाशे करने के। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कहकर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, ये बातें अपोजिशन में जब थे तब तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद और 3 साल गुजरने के बाद अब ये बातें सुन के हमारे भी कान पक गए। तमाम लोगों के जिन्होंने वोट दिए थे, आप उनके भी जाके अगर आप उनका शॉट ले लें तो उनका क्या कहना है। बात ये कि अब तवज्जो देनी, अब तो बिल्कुल एनबीसी ने इतनी प्यारी मिसाल दी कि वो रेत है, वो तो निकलती धार चली जा रही है। अब क्या टाइम बाकी रह गया, अभी दिसंबर गुजरता है, 2022 शुरू होगा तो इलेक्शन कंपेन शुरू हो जाएगी। तो इसी नारे में हुकूमत में रह के जब आप आवाम को ये कहेंगे कि पिछली हुकूमतें कर्ज लेगी, पिछले हम वो ये आप सोल्यूशन दें, आपने सोल्यूशन देना है। अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप रोजगार बढ़ाएं, आप लोगों को रोजगार दें। रोजगार देंगे तो चलो, अगर किसी की बाइंग कैपेसिटी बन जाती है तो महंगी चीज़ भी खरीद लेगा। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो कंट्रोल किसने करना है? अब ये नहीं कह सकते कि माफियाज बहुत ताकतवर है। जब अपोजिशन में थे ये अल्फाज अच्छे लगते थे, हुकूमत में रह के हुकूमत सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। वो क्यों नहीं इन माफियाज को कंट्रोल करती? डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे क्यों नहीं आप प्राइस कंट्रोल लिस्ट लेके आते? क्यों नहीं आप जखीरा अंदोजों को पकड़ते? कितने जखीरा अंदोज आज तक पकड़े गए? चीनी का बोरान आया, आटे का बोरान आया, हर चीज़ का बोरान आ रहा है, लेकिन आपने किसी को नहीं पकड़ा। दूसरी बात यह कि ये हमारा ज़राई मुल्क है, ज़रात पे मज़ीद तवज्जो दें। ये जो हम दालें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पे खुद अजनास को पैदा करें और दूसरे मुल्कों को हम भेजें, ताकि जब तक ज़र मुबादला नहीं आएगा, पैसे हम नहीं कमाएंगे तो हम तो कर्जे में कर्जा लेके कर्जा देते जाएंगे, कर्जे उतारते रहेंगे और रोते रहेंगे। ये कोई हल नहीं है। जब गवर्नमेंट आती है, जब लोग वोट दे के गवर्नमेंट को हुकूमत के अंदर भेजते हैं पार्टीज को, तो उनका मकसद ये होता है कि आपने जाके सोल्यूशन देना है, आपने प्रॉब्लम्स नहीं बतानी। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके सोल्यूशन निकाले। जिस तरह ये चार्ट्स आ रहे हैं कि महंगाई और बढ़ती चली जाएगी, तो फिर तो पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। और अपेरेंटली तो ऐसे लग रहा है कि सॉल्यूशन ना ऑपोजिशन के पास है और ना ही हुकूमत के पास। मुबशिर बुखारी साहब, ये जो कर्जों के चक्कर में हम फंस गए हैं, अब हम इससे निकलेंगे कैसे? आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? बिजनेस है। जब से हम खान साहब इक़्तिदार में आए हैं और उनकी जब हम गुफ्तगू सुनते हैं, जब वो एक उनका बयानिया हुआ करता था कि जी माजी की हुकूमतें, लेकिन आजकल बयानिए में थोड़ी सी तब्दीली आपको नजर आ रही होगी। ये थोड़ा सा मजहब का सहारा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं
और उसमें वो आवाम को सब्र की तलकीन भी कर रहे होते हैं। वो बड़ा खूबसूरत शेर है, नासिर भाई की नजर है, मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तो मकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो। क्या तो बात, मसला ये है कि शुरू के दिन से विजन नजर नहीं आ रहा था, और आप ही के प्रोग्राम में बल्कि बहुत सारे जो चूंकि मीडिया का काम है कि टू प्ले एज अ वॉच डॉग, हम सारे जितने दोस्त इधर बैठे हैं सब शुरू से ही विसल ब्लोइंग का काम कर रहे हैं कि जनाब, नंबर 1 आपके पास वो फोर साइटेडनेस नहीं है, नंबर 2 आप के पास विजन नहीं है, नंबर 3 आपके पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो प्रॉपर प्लानिंग कर सके। यहाँ तक इन्हें हमने अर्जदाश्तें पेश की कि अगर आपसे काम नहीं बन रहा तो अपोजिशन के कुछ ब्रेन्स ऐसे हैं जो हेल्प आउट कर सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप अगर देख लें, कोविड के दरमियान बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑफर किया कि जी मिलके काम करते हैं। उसके बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनकी इन तजावीज के ऊपर कोई कान नहीं धरे गए। और अब तो बिल्कुल हाथ से गेम निकल चुकी है। कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ऐसी मैजिक स्टिक नहीं है जिससे हुकूमत जो है इन सब सारे प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके। और ये हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पाकिस्तान की तारीख में अपनी हाइट्स को छुआ। अभी जो प्लंज हुई है रिसेंटली 2 हफ्ता कबल हमारी स्टॉक मार्केट, वो भी एक तारीखी थी। जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी तारीखी तौर पर ऊपर गई हैं। डॉलर की प्राइस तारीखी, तो ये सारे जो तमगाजात हैं और सारे इम्तियाजात इसी हुकूमत के हिस्से में क्यों आए हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए आए हैं कि इनके पास शायद वो नजर नहीं कि आने वाले खतरात को भांप सके और उसका कोई सोल्यूशन पेश कर सके। मुझे आपने पूछा कि कैसे काबू पाएंगे कर्जों से, तो मुझे तो ऐसा कोई मामला और कोई ऐसा वे आउट नजर नहीं आता, अनलेस कि आप एक देरपा प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसके जरिए आप, और वो भी मतलब अगर अगली हुकूमत इनकी और उसके बाद जिसकी भी आए, वो उस प्लानिंग को विद इन द लाइन रहना चाहिए। उसके बाद ही हम शायद किसी नतीजे और मकाम पर पहुंच सके। ठीक हो गया। एनबीसी जुनैरा का कमेंट लेकर आपकी जानिब आती हूँ। जुनैरा, जैसा कि मुबशिर बुखारी साहब ने भी कहा कि शुरू से ही हुकूमत का कोई विजन नजर नहीं आ रहा था, कोई टीम नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसे हालात में हुकूमत किस तरह से कंट्रोल करेगी, ऐसे कैसे निपटेगी हालात से? देखिए, अगर इसी रिपोर्ट को आप ले लें जिसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं, इसमें जो ग्लोबल इकॉनमी की प्रोजेक्शंस हैं वो सब देख रहे हैं कि पैंडमिक जो है वो ओवरराइडिंग फैक्टर है, और उसकी वजह से 2022 के भी बाद जाके कुछ इकोनॉमीज शायद स्टेबल होना शुरू हों, बिकॉज जो प्रायोरिटीज़ थी ग्लोबल इकोनॉमी की वो सारी शिफ्ट हो गई हैं, वो सारी वैक्सीन की तरफ आ गई हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ की तरफ चीज़ें चली गई हैं। आपकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिवॉल्व ही इस वक्त अराउंड पैंडमिक कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर पैंडमिक से बचा रहा है और इसको एक विंडो मिली कि जो कंट्रीज़ बहुत बुरी तरह हिट हुए थे, कैम्बोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, उनके ऑर्डर्स भी पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए, तो उससे इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है। इसी तरह रेमिटेंसेस का जब ये कहते हैं कि जी दे आर स्काई रॉकेटिंग, तो वो इसलिए स्काई रॉकेटिंग है बिकॉज फैटफ की वजह से वो बैंकिंग चैनल्स से पैसे आना शुरू हुए हैं। कोई बाहर की इकोनॉमी में बूम नहीं आया था कि उन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादा पैसे भेजना शुरू कर दिए। तो बेहतर ये होगा कि जो भी हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बैठ के कौम को बता दें। ये जो वो रोज़ बैठ के एक नई थ्योरी इन्हें पेश करनी पड़ती है अपने वज़रा के ज़रिए से, उससे कहीं बेहतर है बैठ के सच बोल दें कि ये हालात हैं, हमसे काबू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हम कोशिश कर रहे हैं, व्हाटसोएवर इज़ द फैक्ट। क्योंकि जो जितनी बड़ी कौमें हैं, मैं देख रही थी IMF एक ऐसा वक्त भी था जब यूनाइटेड किंगडम 1960s में प्रेसिडेंट विल्सन का दौर था और रोज़ अमेरिका के पास जाके उनका एम्बेसडर खड़ा होता था कि प्लीज़ हमें IMF से बेल आउट करा दें, और वो उनकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन एक टाइम आया कि उनको IMF की ज़रूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुस्तकिल वो लोग लगे रहे कि हमने पाउंड स्टर्लिंग, हमारी करेंसी, हमारा प्राइड है, हम उसको डी वैल्यू नहीं होने देंगे। और अगर वो डी वैल्यू हुई तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि कोई भी चीज़ नेशनल प्राइड नहीं है।
जो मर्जी हो जाए, डॉलर कहीं का कहीं जा रहा है, रजा बाकिर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो स्टेट बैंक के चेयरमैन रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, उनको कोई नहीं छेड़ सकता, हर कोई अपनी कुर्सी पे विराजमान है, अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो आवाम है और मुल्क है। तो अगर बैठ के इस वक्त सच बोल दें और लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर दें कि क्या वक्त आने वाला है, तो मेरे ख्याल है वही बहुत बड़ी सर्विस होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में कि नेक्स्ट विंटर्स के लिए कार्गो शिप्स की एक लंबी लाइन है कतर में कि वो नेक्स्ट विंटर की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि हमारे पास इस विंटर के लिए भी गैस है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑर्डर करना भी भूल जाते हैं। सो मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि चीज़ों को ज़रा प्रोएक्टिवली बैठ के डिस्कस कर लें, तो आधा मसला उसी से हल हो जाता है कि सिचुएशन तो क्लियर हो कम अज़ कम। ठीक है, एनबीसी आप क्या ऐड करेंगे? ज़ुनैरा की बात से ही उठाऊंगा कि विंटर आपका वाकई विंटर होगा और चूल्हे शायद ना जल पाए आप लोगों के, बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि जो कार्गो आने थे वो डिले हो गए हैं। और ये मसला हिंदुस्तान में भी हुआ है। वहाँ की जो कुल प्रोडक्शन है, कोयले की प्रोडक्शन, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी ऐसे वहाँ ख़तरा है कि 3-4 दिन के बाद वहाँ ब्लैक आउट ना हो जाए उन इलाकों में जो कोल माइंस के ज़रिए काम करते हैं, कोल प्लांट के ज़रिए काम करते हैं। लेकिन वो अब काबू पा लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, बिलियंस के अंदर। अब जो बात है वो ये है कि हम क्या करें भाई, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए आप और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाइए, डॉलर लीजिए, आप वो कर नहीं पा रहे क्योंकि कभी गैस बंद कर रहे हैं अपनी आप, कभी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक डॉलर नहीं आएंगे आपके पास उस वक्त तक आपका मसला हल नहीं होगा, और जब तक आपका रुपया स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक आपके दूसरे मसाइल हल नहीं होंगे। वो तो खरीद आपकी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक, ना आवाम को कोई फायदा होगा। तो कारखानों को चलाएं, कारखानों में काम शुरू करें, बिल्कुल पनागाहें बनाएं, आप कारखाने बनाएं, बड़े कारखाने बनाएं, उन पे काम शुरू करें आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब आप क्या ऐड करेंगे? जी, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं भी बात करना चाह रहा था कि विंटर तो हमारा जो दोस्त अहबाब हमें बताते हैं जो बैठे हुए हैं, वो उनका कहना यही है कि जनाब अली विंटर में आपको शायद ये वर्स्ट विंटर हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और स्पेशली गैस, और 3-3 घंटे का प्लान किया जा रहा है कि 3 घंटे के लिए अवेलेबल हो और फिर जाए और फिर दोबारा 3 घंटे के लिए अवेलेबल हो, यानी आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए गैस अवेलेबल होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अभी तक के इंडिकेशन यही हैं। तो जिसका मतलब यह है कि अगर गैस नहीं होगी तो इंडस्ट्री को मजीद क्राइसिस आएगा। तो वहीं पे ही जाके हम दोबारा खड़े हुए कि हमें इन क्राइसिस का हल कोई नजर नहीं आता, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है और कोई मेजर्स भी नहीं लिए गए इस हवाले। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह जुनैरा कह रही थी कि सच बोल दें, बैठ के कौम को हालात बता दें, आपके ख्याल में अगर हालात बता दिए कौम को, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौम बेहोश हो जाएगी। ऐसे खौफनाक हालात बताने से वो यही है कि आप कौम को दिलासा दे के बैठे हुए हैं, हालात बताए तो बड़ा मसला बन जाएगा, वो तो बीमारी फैल जाएगी। यहाँ चीज यही है कि कौम को हाल बताने की जरूरत है कि करना क्या। देखिए, एक पॉलिसी आप इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे होते हैं कि जी ये हमारे की ऑब्जेक्टिव्स, जो हम जैसे लेमैन जानते हैं कि जनाब आपको लॉस मेकिंग एंटिटीज जो हैं उनको आइदर यू हैव टू ब्रिंग इट टू प्रॉफिट या उनको आपने वो प्राइवेटाइज करना है। इसी तरह जो आपके सर्कुलर डेट्स हैं उनके बारे में आपने प्लानिंग करनी है, उसको खत्म करना है। 3 साल इनके भी गुजर गए, नहीं किसी ने कुछ किया, बढ़ता जा रहा है। और फिर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है एक्सपोर्ट, जिससे कि एक तरफ आप अपने नुकसान कम करें, दूसरी तरफ आप अपनी आमदन ज्यादा बढ़ाएं और फिर कर्जे उतारने के हेल्प। कर्जा उतरने का एक सिलसिला नजर आ जाए कि आप मजीद नहीं ले रहे और आगे कुछ ना कुछ उतार रहे हैं, तो चले 10 साल में 15 में वो एक चीज उतरे। लेकिन अब जब आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं लेके आ रहे तो उसमें डायरेक्शन कहीं नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको क्या पता चले कि क्या होगा। तो डे टू डे बेसिस पे अगर आप जिंदगी गुजारें तो वो गुजर तो जाती है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट आता है वो फिर किसी के बस में नहीं होता उसको कंट्रोल कर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है
कि मंसूबाबंदी होनी चाहिए थी, और मंसूबाबंदी तब हो सकती है जब आपकी ऑपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो उस पे। वरना यही होता है कि आप मसलन ताजरों को लाना चाहते हैं टैक्स नेट में, तो इसमें यूनैनिमिटी नहीं है। ताजर आके जब एहतजाज करते हैं तो ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो जाती है। आप कहते हैं जी ठीक है ये वापस ले लें, और शबर जैदी इसी वजह से छोड़ के चले गए। उसने कहा जी कोई मैं चीज तो इम्प्लीमेंट करा नहीं सक रहा, जी हुकूमत अपने पोलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिवर्स कर देती है सब। बिल्कुल। तो बात यह है कि इसी कौम ने कर्जा उतारना है, हम इन्हीं की खाल उतरेगी। लेकिन अगर आप उनको जाके भड़काएंगे तो फिर वो नेचुरली आपको आप खाल उतारने से मना करेंगे, नहीं उतरने देंगे। ठीक है, लेकिन उतारना तो नहीं है, हम तो नहीं कहीं जा सकते, यही कर्जा उतार के जाना है हमने, ठीक है। आमदन भी हमी ने बढ़ानी। बिल्कुल, तो ये यानी चीजें हैं कि ये आमदन बढ़ाने की जरूरत है, पॉलिसियों पर नजरसानी करने की भी जरूरत है। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और जब से वापस आएंगे तो फिर बलूचिस्तान के सियासी हालात पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान में नया मोड़ आ गया है। इत्तेहादी जमातें वजीर आला जाम कमाल के साथ खड़ी हो गई हैं। अवामी नेशनल पार्टी, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी ने वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया है। इत्तेहादियों की हिमायत के ऐलान के बाद जाम कमाल ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला वापस ले लिया है। हमारा आज का दूसरा सवाल है, वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, इत्तेहादी जमातों का तहरीक का हिस्सा ना बनने का ऐलान क्या जाम कमाल में हो गए हैं? जनरल साहब, कहां देख रहे हैं आप जाम कमाल को, सेफ जोन में या फिर डेंजर जोन में? मेरा ख्याल है कि सेफ जोन में, क्योंकि पहले से ज्यादा पुरएतमाद नजर आते हैं, वरना दरमियान में वो बिल्कुल उखड़ गए थे और एक वक्त था कि लगता था कि शायद उनको ये एहसास हो चुका है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो अब ये है कि एक मुकाबला वाली कैफियत है, कोई पड़े उनके वज़रा, तो उस लिहाज से सीरियस सिचुएशन तो है। लेकिन लगता यही है कि जो वो पुरएतमाद हैं और उन्होंने अपनी पार्टी से सदारत से जो रेजिग्नेशन का फैसला भी वापस लिया है, वो उनको कुछ एतमाद इस बात का हो गया है कि ये चीज कामयाब नहीं होगी। तो इसलिए लगता यही है कि उनके हक में कुछ बेहतरी आई। ठीक है, मुबश्शिर बुखारी साहब, जाम कमाल इस्लामाबाद पहुंचे हैं, आपको लगता है कि यहाँ से उन्हें कोई मजबूत सहारा मिल सकता है या मिल गया है? जी, बॉडी लैंग्वेज जो जाम साहब की है, यकीनी तौर पे आप अगर कुछ दिन पहले की देखें और आज की देखें तो आज की बॉडी लैंग्वेज मजबूत है, कॉन्फिडेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कहीं ना कहीं से ये यकीनन उन्हें एतमाद मिला है कि नो कॉन्फिडेंस जो है शायद वो कामयाब होने नहीं जा रही। और दूसरी बात यह है कि जब आप के साथ इत्तेहादी खड़े हो जाए तो नेचुरली आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है और आप बार्गेनिंग टेबल पे ज्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तो शुनीद कर सकते हैं, डीलिंग जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में, वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तो यकीनन उन्हें हो चुका है कि उनके साथ अफराद मौजूद हैं और ऐसे अफराद की मौजूदगी की वजह से वो जो है दूसरे लोगों से डीलिंग या बार्गेनिंग बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। और मुझे भी जाती तौर पे लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो यही झलकता है कि शायद नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब ना हो पाए। लेकिन आज सोशल मीडिया पे हजरत गालिब का एक शेर थोड़ा सा तरमीम के साथ जो है वो चल रहा है, उसके पीछे भी कुछ इशारे हैं। और ले आएंगे बाजार से कर टूट गया, सागरे जम से मेरा जाम कमाल अच्छा, सफार अच्छा तो ये शेर चल रहा है तो देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि जाम साहब जो है सरवाइव कर जाएंगे ये नो ठीक है, यानी आपके ख्याल में भी सरवाइव कर जाएंगे। एनबीसी, नाराज अरकान और ऑपोजिशन को अगर मिला के देखा जाए तो अपेरेंटली तो नंबर गेम पूरी है, तो क्या हम समझें कि जी का जाना ठहर गया या यूं कह लें कि जे का जाना ठहर गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाम कमाल को जाम सफार कहना बहुत ही बुरी बात है और बहुत मतलब जाती की बात है। लोग हरकतें कर जाते हैं। ये एक शेर था कतिल शिफाई का, उसमें भी तरमीम हुई थी कि वो था शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। और उस पर मुबश्शिर साहब तरमीम की गई
तहरीफ की गई कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। तो जाम सफ़ाल और खाना वाना जाम भी चल रहे हैं, खाने पीने भी चल रहे हैं, और जहाँ वो बैठे हैं वो सही जगह पहुँचे हैं इस्लामाबाद में। मसला यहीं से हल होगा। बलूचिस्तान का मसला कोयटा में हल नहीं होगा। बलूचिस्तान का मसला इस्लामाबाद में हल होगा, आसपास के इलाक़ों में हल होगा। जाम साहब को शायद कोई यकीन दहानी मिल गई है, शायद कोई इशारा मिल गया है बातबां खुलने वाला। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मैंने पहले भी कहा था, छोटे छोटे मसले होते हैं, तरक्याती मंसूबों के मसले होते हैं, 4 व्हीलर गाड़ियों के मसले होते हैं, गार्ड्स के मसले होते हैं, मुहाफिज के मसले होते हैं। ये मसले वो हल नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनके मुखालफिन उनके नीचे ही रहें, लेकिन वो नाकाम रहे। अब उनको ये मसले हल करने होंगे और हर कीमत पर हल करने होंगे, वरना वो ख़तरे में रहेंगे हर वक्त। खतरे बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ लें तो जो नैब की हुकूमत थी, जब वो गई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई शख्स मुंतखब नहीं था। एक हैरतअंगेज़ बात ये है। तो ऐसा वहाँ होता रहता है, और जब से बलूचिस्तान सूबा बना है ये वाक़यात चल रहे हैं। तो कहते ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि मरकज़ कंट्रोल करता है बलूचिस्तान को। मरकज़ जो चाहता है वो होता है। तो मरकज़ जो चाहेगा, जिसे पिया चाहे वही सुहागन, वो सूरत हाल। ज़ुनैरा, इत्तेहादी जमातें जाम कमाल साहब के साथ हैं अब, तो क्या जाम कमाल महफूज हो गए हैं? देखिए, आयरनी यही है ना कि हम सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जाम कमाल महफूज हैं, जबकि क्वेश्चन यह होना चाहिए कि क्या बलूचिस्तान महफूज है। द थिंग इज़ कि हम पर्सनालिटीज़ में गुम जाते हैं, और पर्सनालिटीज़ को महफूज बनाना या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आना ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फिर इकॉनमी कहाँ से ठीक होनी है, बाकी मसले कहाँ से ठीक होने हैं। अब मॉरल अथॉरिटी की बात करते हुए भी जहन में ये आता है कि अभी कोई ना कोई हमारे पैनल में से ही कह देगा कि पॉलिटिक्स में कौन सी मॉरल अथॉरिटी होती है। तो जब यहाँ तक मसले पहुँच जाएं तो मेरे ख्याल में तो जाम कमाल को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। वो जो एक मॉरल अथॉरिटी है वो मेरे ख्याल है उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। और दुनिया में कहीं की मिसाल ले लें, सिवाय इस्लामी ममालिक के, हर जगह ऐसे ही होता है कि जब आपको लगता है कि नाउ यू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज़ तो आप किसी बेहतर शख्स को जगह दे देते हैं। लेकिन हमने जगह देनी तो सीखी नहीं है, लेनी सीखी है हमेशा। दूसरा ये कि मेरे लिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जाम कमाल वहाँ रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि बलूचिस्तान में क्या तब्दीली आई है, क्या हुआ है वहाँ ऐसा जिसको हम सेलिब्रेट करें या जिसके बारे में हम बात करें। और जो मैं पहले टॉपिक पे बात कर रही थी कि आप आवाम को सच बता दें, वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कि कोई बैठ के ये एक्सेप्ट तो करे कि हालात ये हैं। आज तक सारी हुकूमतें झूठी तो बोलती आई हैं, हुकूमतें कुछ कह रही होती हैं, टेलीविज़न कुछ कह रहा होता है, जो सच होता है वो सिर्फ मार्केट्स में और किचन में नज़र आ रहा होता है। तो दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जिसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जब क्राइसिस आए हैं तो लीडर्स बैठ के टेलीविज़न पे खिताब करते हैं कि जी ये हो रहा है, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर ऑल रेडी फॉर द टफ टाइम्स। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मतलब आप किताबें पढ़ें आपको पता चल जाता है, मेरे सीनियर्स को पता होगा सबको। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होगा। और जनरल अमजद कह रहे थे अवाम बेहोश हो जाएंगे, अवाम तो वैसे भी बेहोश ही हैं। होश में कब है? होश में होते हैं तो फिर मेरे ख्याल है अभी तक बाहर निकल के अपने राइट के लिए कोई बात कर रहे होते हैं। एमबीसी नीम बेहोश है, फिर मुकम्मल बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, चले सही। नसीम सिद्दीकी साहब, शाइस्ता देखिए, अपना बात यह है कि जब जाम का जिक्र हो रहा तो मेरे ख्याल से जाम छलकते छलकते रह गया। जब भी कोई इस्लामाबाद आता है तो वो कहता तो यही है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट तो इस्लामाबाद में ही है। लेकिन आपको पता है यहाँ ये ट्विन सिटीज़ कहलाते हैं। वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो मामला कुछ उनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात तो ज़ुनैरा ने बिल्कुल ठीक की कि जिस तरह सेनेट का इलेक्शन हुआ था और इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे और हुकूमती पार्टी के हफीज़ शेख साहब जो है वो हार गए थे, तो उसके फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ
कॉन्फिडेंस लेके, एक अपने आप के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेके आए थे और लोगों को भी दिखा दिया कि मेरे ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस है। इसी तरह जब जाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही थी, ये सारे मामला चल रहे थे, तो वो सीधे असेंबली में जाते और वहाँ जाके एतमाद का वोट लेते, ताकि सबको नज़र आ जाता कि भाई आपको लोग पसंद करते हैं, ये सारी आपके खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये मॉरल ग्राउंड्स पे जो बात है वो तो ज़ुनैरा ने ठीक है कि हमारे मुल्क में होती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जब भी इस किस्म का कोई मामला आता है, मामला यही होता है कि जो इत्तेहादी जमातें होती हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो चाह रही होती है कि उनको कुछ मिले, क्योंकि वो अपने हलकों से वोट लेके आए होते हैं और जब वो अपने हलके में वापस जाते हैं तो वहाँ के बड़े मसाइल होते हैं, तो ये थोड़ी सी बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जिस तरह उन्होंने तरीके अदम एतमाद जमा करवा दी, उसके बाद फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जाम साहब ने और उनके साथ जो साथी हैं उनके, उन्होंने मिल के इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, कुछ वादे ववाइफ हो गए हैं और कुछ टाइम गेन इन्होंने कर लिया है, लेकिन बात यह है कि अभी भी कोई उनके पैर इतने मजबूत नहीं है और बलूचिस्तान सूबा ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन बार्गेनिंग की पोजीशन में आ गए और जाम साहब के जिक्र ने माहौल बड़ा शायराना ही कर दिया था। वैसे सबका मन कि जाम कमाल सरवाइव कर जाएंगे। नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ बताएं या नहीं, हुकूमत ने इस पर मोहलत मांग ली है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आखिर ऐसा रवैया क्यों अपना रखा है? ज़ुनैरा, आई फेल टू अंडरस्टैंड। तकरीबन अगर वही काम सारे करने हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स करती रही हैं तो फिर फ़र्क क्या है? दिनों फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हाँ जी, कुछ हैं जो गवर्नमेंट्स उन मुल्कों की नहीं चाहती हम डिक्लेयर करें, तो उनको छोड़ के बाकी के हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन फिर वो भी नहीं किया। तो आई डोंट नो ये क्या पॉलिसी है, ये क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल है दिस इज़ अ लिटिल एम्बैरेसिंग, ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक, एनबीसी क्या कहेंगे, क्यों शर्मिंदगी समेत रही है इस मामले पर? अगर तोहफे में मिसाइल मिल रहा है या जहाज मिल रहा है तो छुपा लें आप। अगर हार मिल रहा है आपको, नेकलेस मिल रहा है, तो क्यों छुपा रहे हैं? गिलानी साहब का मसला भी था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का मसला भी यही था। वो जो ज़ुनैरा बात करें अखलाकी इक़्तिदार की, मॉरल का मसला था कि ट्रम्प ने भी लास्ट डे जमा तो करा दिए थे, लेकिन इक़्तिदार के आखिरी दिन जमा कराए थे। अब यहाँ को आज तो कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि भी हार छुपाते क्यों है? अगर हार मिला है आपको तो बता दें आप, ऐसा कोई कौमी राज थोड़ी है ये। तो मेरा ख्याल है ये कोई तरीका नहीं है, बताना चाहिए। जनरल साहब, ये एक्चुअली पिछली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौर में यही मसला आया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर इशू किया था कि चूंकि इसका ताल्लुक हमारे बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात का है, उन्होंने किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत दिए होते हैं तो ये डिक्लेयर नहीं किया जा सकते। उसी की आड़ लेके ये भी बैठे हुए हैं, लेकिन है ये गलत एक शफाफ तरीके से, क्योंकि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। इसमें आपके आदमी हैं जो उसकी प्राइस मुकर्रर करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, और वो उसको बहुत अंडर वैल्यूएशन करते हैं उसकी, जिसकी वजह से आपको बड़े थोड़े से पैसों में मिल जाता है कीमती तोहफा। ये डिक्लेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब। जी बिल्कुल वही बात है, जब एक बात पे आप पिछली हुकूमतों को ग्रिल करते रहे और यहाँ तक के हम जैसे सहाफियों को राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत रिक्वेस्ट करनी पड़ी और कुछ हमें डिटेल्स मिली, तो यही अंदाजा होता है कि उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं और ये कम पैसों में खरीदते हैं, जबकि टैक्स पेयर की मनी से दूसरे ममालिक के लोगों को भी सहायता देते हैं ना। तो ये भी बताना चाहिए, क्योंकि ये बार्टर होता है हमारे टैक्स के जरिए से, तो ये बताना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब। शाइस्ता, बिल्कुल बताना चाहिए, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? दिल में कोई चोर है तभी तो आप छुपा रहे हैं। जब ओपोजिशन की बात आती है तो आप किस तरह उछालते हैं कि हार ले गए, उन्होंने घड़ियां जो है कम पैसों में खरीद ली, तो आप इसमें बता दें, इसमें कोई हार वाली बात नहीं। और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको महसूस होता है कि आपके जो मेहमान दोस्त हैं जिन्होंने आपको ये चीज़ें तोहफ़े दिए थे, उनको आप ये कर सकते हैं कि आप जज को कह सकते हैं कि इन कैमरा हम आपको ब्रीफिंग दे देते हैं, या आप उसको मीडिया के ऊपर ना आने दें, जिसने अपना जो की है रिट की है उसको बुला लें। बाकी मतलब कुछ ना कुछ बताना तो चाहिए, छुपा रहे हैं इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। सभी एनालिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं। नाजरीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।